Hello and welcome back, dear Falconers, into the learning platform of Falcon Nursing Classes. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो जनरल फार्माकोलॉजी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमने वहाँ पे डिस्कस की है। तो सिस्टमिक फार्माकोलॉजी का हमारा आज पहला लेक्चर होने जा रहा है और सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग्स की जो एक्ट करते हैं ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ड्रग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अगर हम नर्वस सिस्टम को देखेंगे, नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम के हम सुपरफिशियली जो है इसके कुछ पार्ट्स वगैरह उनको हम पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंपली सजेस्ट्स कि जो बॉडी के सेंटर में आता है, ठीक है। अगर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो ये बनता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है कि जो भी बाकी पेरिफेरल नर्व्स वगैरह है दैट कम अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ देखिए, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसको हम कंसिडर करते हैं एज डिसीजन मेकर। दैट मीन्स कि जो भी बॉडी के डिसीजन बनाने होते हैं वो बना लेता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसको हम कंसिडर करते हैं एज डिसीजन कैरियर। दैट मीन्स कि जो भी डिसीजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनते हैं उनको कैरी आउट कर देता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ कैसे कैरी आउट करता है, एज ऑफ इंस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको हम कंसिडर करेंगे एज ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ देखिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इससे ट्रांसमिट होती है इम्पल्सेस और उन इम्पल्सेस को कौन कैरी आउट करता है, हमारी पेरिफेरल नर्व्स, ठीक। अब अगर यहाँ से दो पेरिफेरल नर्व जा रही है तो दोनों क्या कर रही है, एक इम्पल्स को जो है इम्पल्स को ये कैरी आउट कर रही है, नर्व इम्पल्स को ये कैरी आउट कर रही है। नाउ अगर ये जो है नर्व इम्पल्स ये कैरी हो गई टू सोमैटिक मसल, ठीक है, और वी कैन से कि ये स्केलेटल मसल को ट्रांसमिट हो गई, स्केलेटल मसल। एज यू नो कि जो स्केलेटल मसल होती है दैट इज वॉलंटरी, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में है। नाउ ये जो पार्ट है ऑफ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कैरी आउट करता है अपने इम्पल्सेस, किसको, स्केलेटल मसल्स को, उसको बोलते हैं हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है जो अपने इम्पल्सेस कैरी आउट करता है टू स्केलेटल मसल्स, उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नाउ अब यहाँ पे भी सेम इम्पल्स कैरी आउट हो रही है, लेकिन ये जो इम्पल्स कैरी आउट हो रही है ये कैरी आउट हो रही है टू विसरल ऑर्गन्स और वी कैन से कि इंटरनल ऑर्गन्स। उनमें कौन सी मसल होती है, दैट इज द स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। नाउ विसरल ऑर्गन्स में क्या आता है, जैसे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं जैसे लंग्स आते हैं, ठीक है, ब्लैडर आता है या स्टोमक एटसेट्रा। तो ये जो पोर्शन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जो इम्पल्सेस कैरी आउट करता है टू विसरल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स। नाउ सेकंड थिंग इज कि फंक्शनल डिविजन्स क्या होते हैं, एएनएस के फंक्शनल डिविजन्स, एएनएस के फंक्शनल डिविजन्स। देखिए, पहले हमने कहा कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलंटरी एक्शन उसको कंट्रोल करता है एंड अनदर इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे इनवॉलंटरी फंक्शन उसको कंट्रोल कर देता है। नाउ फंक्शनल डिविजन्स क्या होते हैं, एएनएस के दो फंक्शनल डिविजन्स होते हैं। वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
अनदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है फंक्शनल बेसिस पे उसके दो पार्ट्स हम लेते हैं। वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हेनेवर वी मेक यूज ऑफ दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो हम इसके साथ क्या यूज करते हैं? फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट। एंड जब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, देन वी मेक यूज ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। देखिए, मतलब क्या होता है इन दो स्टेटमेंट्स का कि एज ऑफ इंस्टेंस लेट अस अज्यूम कि आपको एग्जाम है, ठीक है? तो आप एग्जाम देने गए, आपके ऊपर जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो है एक एक्सटर्नल स्ट्रेस इम्प्लीमेंट हुआ। नाउ जब एक्सटर्नल स्ट्रेस इम्प्लीमेंट होता है तो बॉडी के कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शंस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे इंक्रीज हो जाते हैं? क्योंकि जो जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, कुछ की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, कुछ की रिड्यूस हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए क्या हो जाती है? रेडी हो जाती है। एज ऑफ इंस्टेंस आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, या जो आपका ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, या जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाती है। ठीक ना? उस वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए जो है वो रेडी हो जाती है। सो एट दैट टाइम जो होता है, एट दैट टाइम जो बॉडी का जो इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो डिवीजन एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ये हमारी बॉडी को जो है स्टिमुलेट कर देता है। नाउ अब आपका एग्जाम वगैरह जो है वो खत्म हो गया। नाउ आप घर गए, ठीक? वहाँ पे आपने कुछ खाया और खाने के बाद जो है आपने रेस्ट लिया। तो एट दैट टाइम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिवीजन एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी को क्या करता है? अंडर ईज लाता है। और वी कैन से कि इसका जो रोल होता है वो अंडर डाइजेशन और रेस्ट होता है। और वी कैन से कि डाइजेशन के टाइम पे या रेस्ट के टाइम पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक? तो ब्रॉडली अगर हम बात करेंगे कि अगर बॉडी जो है उसको स्टिमुलेट करना है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और अगर बॉडी को जो है रेस्ट में लाना है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये तो हुई एक जनरल इसकी क्लासिफिकेशन और जनरल डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज कि जब हम इन डेप्थ से देखते हैं, इसको अंदर अंदर से देखते हैं, तो ये फिर डिपेंड करता है रिसेप्टर्स पे कि जब रिसेप्टर जो है उन पे न्यूरोट्रांसमीटर कोई एक्ट करेगा तो उसमें फिर कौन कौन सी जो है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, वो हम आगे जाके देखेंगे। नाउ ये तो हुई फंक्शनल डिविजन। नाउ देन कम्स द एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि समटाइम्स हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, उनका ओरिजिन क्या होता है। फॉर दैट पर्पस जो है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन से हम क्या देखते हैं? वी फाइंड आउट द ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है? ओरिजिन क्या है? अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका क्या ओरिजिन है, और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका क्या ओरिजिन है, कहाँ से जो है एराइज हो जाता है। सेम हम डायग्राम लेंगे, ठीक है, ब्रेन और सुपाइनल कॉर्ड की। नाउ देखिए, अगर ये ब्रेन है, ठीक, ये सुपाइनल कॉर्ड है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है यू नो कि इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेन सिस्टम। ठीक, देखिए ब्रेन स्टेम में क्या होता है, जो ब्रेन स्टेम होता है इसमें क्रेनियल नर्व्स जो है उनके न्यूक्लियाई होते हैं, और वी कैन से कि जो क्रेनियल नर्व्स है वो ब्रेन स्टेम से मोस्ट ऑफ दीज एग्जिस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनके न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लिया मीन्स द साइट ऑफ द ऑरिजिन, जहाँ से ये क्रेनियल नर्व्स अराइज होते हैं। ठीक, किस किस क्रेनियल नर्व के जो है ये न्यूक्लियाई होते हैं, और वहाँ से एनाटोम इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट जो है वेदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वो हम देख लेंगे, वो अराइज होता है। सो दीज cranial nerves are third, seventh,
देन 9 एंड 10। ठीक, ये तो हुआ, दिस इज द क्रैनियल रीजन। ठीक है, क्रैनियल रीजन, इससे जो है अराइज हो जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाउ देन ये तो हुआ क्रैनियल रीजन, देन कम्स द सर्वाइकल रीजन। ठीक है, देन देयर कम्स द थोरैसिक रीजन। यहाँ पे अगर हम लेंगे, दिस इज द थोरैसिक रीजन। ठीक है, T1। ठीक है, देन लंबर रीजन L1 L2 वगैरह, और यहाँ पे होता है फिर सैक्रल रीजन और कॉक्सिजियल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे S2 एंड S4। देखिए, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इन 4 जगह पे अराइज हो जाता है। वन इज द क्रेनियल रीजन, देन दिस इज द थोरैसिक रीजन, ठीक, दिस इज द लंबर, ठीक है, एंड दिस इज द सैक्रल रीजन। यहाँ से जो है, यहाँ से अराइज होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स है, वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, जो पीएनएस होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसका जो ऑरिजिन है दैट इज द क्रेनियो सैक्रल। दैट मीन्स कि जो फाइबर्स होते हैं ऑफ दिस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो कहाँ से अराइज होते हैं? क्रेनियल रीजन ऑफ ब्रेन से, प्लस जो यहाँ पे सुपाइनल कॉर्ड का सैक्रल रीजन है, जो सैक्रल नर्वस है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम थोरैको लंबर एरिया। सो अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा पीएनएस कहाँ से एग्जिस्ट होता है, तो क्रेनियोसैक्रल रीजन से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम थोरैको लंबर एरिया। ना, ये तो हुई एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन इसकी। उसके बाद क्या आता है कि जो एएनएस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये काम कैसे करता है? हाउ एएनएस वर्क्स। देखिए, काम कैसे करता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स वगैरह होती है वो एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड होती है। एज ऑफ इंस्टेंस, ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये जो है दिस इज द सेकंड न्यूरॉन। नाउ देखिए, ये जो न्यूरॉन्स दो होते हैं, इनके बीच जो है एक गैप होती है, वी कॉल्ड इट एज साइनैप्स। ठीक है, नाउ जो साइनैप्स, साइनैप्स से पहले जो न्यूरॉन आता है दैट इज द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। प्री मीन्स पहले, तो दिस इज द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। देन जो साइनैप्स के बाद आता है दैट इज द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ना, देखिए क्या होता है कि जब ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, ठीक, और वी कैन से कि एक नर्व इम्पल्स आती है, और उसको हम एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल आती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स में क्या होता है? वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। देन जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से आती है तो ये जो वेसिकल्स होते हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और इनसे निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर। नाउ जो यहाँ पे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाके पहुंच जाती है इन द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ऐसे ही जो है ये कैस्केड चलता है और फाइनली जो है ये एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स अपनी टारगेट ऑर्गन तक और टारगेट मसल तक पहुंच जाती है। ना वंस की ये जो प्रोसेस है ये खत्म हो गई, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जो अब न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको क्या होता है, इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। डिस्ट्रक्शन होके इसको क्या होता है, ये फिर रीयूज होता है। एज ऑफ इंस्टेंस हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो पीएनएस का मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज द एसिटाइल कोलिन।
तो एसिटाइल कोलिन जब अपना काम कर देता है, इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है, तो ये ब्रेक डाउन होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन। ठीक है, तो ये जो कोलिन है ये फिर रीयूज होता है फिर इससे जो है न्यूरोट्रांसमीटर फिर से बन जाता है, राइट। देखिए, अब जो एएनएस के पार्ट्स है, वन इज द पैरासिम्पैथेटिक एंड अनदर इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जाहिर सी बात है कि जो इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, न्यूरोट्रांसमीटर की। तो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, पीएनएस एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें जो है एक तो रिसेप्टर्स भी डिफरेंट होते हैं प्लस न्यूरोट्रांसमीटर्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लेंगे एएनएस के डिविजन्स, पीएनएस एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, जो मेन होता है, और वी कैन से कि प्रीडोमिनेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, दैट इज द एसिटाइल कोलिन। जो पीएनएस है उसमें प्रेडोमिनेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। और रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं मस्करिनिक एंड निकोटिनिक। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, एम एंड एन। ना, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज द नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन, और जिसको हम नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। इनके फिर कुछ सब टाइप्स भी है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो मेनली अगर बात करेंगे, जो पीएनएस होता है इसमें मेन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता है और रिसेप्टर्स होते हैं मस्करिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनलिन, ये प्रीडोमिनेंट होता है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और जो रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इम्पल्स यहाँ से ट्रांसमिट हो गई है, ठीक, तो अगर हमें इस पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन को बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, देयर इज ए वे टू इंक्रीज दिस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन। या तो हम एसिटाइल कोलिन को बढ़ाएंगे। अगर एसिटाइल कोलिन एसीएच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये हमने इसकी सिक्रीशन को बढ़ाया, इसकी लेवल को बढ़ाया, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये जो कोलिन है, ठीक है, अगर ये एसिटाइल कोलिन ब्रेक हो जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन, इसके लिए एक एंजाइम जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज। नाउ अगर कोई ड्रग ऐसा होगा जो इस एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को जो है इनहिबिट करेगा, ठीक है, इनहिबिट करेगा, तो उससे क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन है इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ना, अगर यहाँ पे कोई ड्रग है वो इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, इन रिसेप्टर्स को जो है स्टिमुलेट करता है, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ये सेम चीजें होती है। नाउ कोई ड्रग ऐसा है वो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को ही इनहिबिट कर देता है। जब एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिट होगा तो एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन एज सच रहेगी। तो इनको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक्स। नाउ देखिए, कुछ चीजें, कुछ पॉइजनस और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है, वो क्या करती है, वो इस एसिटाइल कोलिन को जो है ब्लॉक कर देती है, ठीक है, उनको बोलते हैं ACH
ब्लॉकर्स और एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर्स कौन कौन सी ड्रग्स होते हैं, और यूजुअली जो है ये पॉइजन वगैरह होते हैं। ड्रग्स की अगर बात करेंगे तो जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर्स। देन जो बोtulinum होता है, बोtulinum से बोtulinum टॉक्सिसिटी होती है, ये एक्ट करता है एज एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर। और जो बीटा बुंगेरोटॉक्सिन होता है, बीटा बुंगेरोटॉक्सिन, ये भी एक्ट करता है एज एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर। नाउ जब एसिटाइलकोलिन ब्लॉक होगा तो कौन कौन से इफेक्ट्स आएंगे बॉडी पे, वो हम आगे जाके देख लेंगे। तो ये जो तीन चीजें हैं, वन इज द अमीनोग्लाइकोसाइड, दैट इज द एंटीबायोटिक, ठीक है, और बोtulinum ये क्या है, टॉक्सिन है, ठीक, एंड बीटा बुंगेरोटॉक्सिन, ये तीन चीजें क्या है, ये एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देती है। सो अगर कोई ड्रग है जो पीएनएस की स्टिमुलेशन को बढ़ा देता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन को बढ़ा देता है, उसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक, ठीक है, कोलिनर्जिक। और पैरासिम्पैथोमिमेटिक, दैट मीन्स कि ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की मिमिक्री करता है, उसको बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? नंबर वन इज, या तो ये डायरेक्ट एक्टिंग होगा। डायरेक्ट एक्टिंग क्या करते हैं कि जो पीएनएस के रिसेप्टर्स होते हैं उन पे एक्ट कर देते हैं। और इनडायरेक्ट एक्टिंग, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होता है वो क्या करते हैं, ये ACHE को इनहेबिट करते हैं और एसिटाइलकोलिनेस्टर्स को इनहेबिट कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका ब्रेक डाउन नहीं होता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ जाती है। देन सेकंड क्लास जो है वो क्या करेंगे, जो स्टिमुलेशन है, पीएनएस की स्टिमुलेशन है, उसको जो है रिड्यूस करेंगे। पीएनएस सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है उसको ये रिड्यूस करेंगे। और कैसे रिड्यूस करेंगे, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक, एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देंगे। नाउ जो इस पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को कम कर देते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक्स, दैट मीन्स कि ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को ब्लॉक कर देते हैं। लाइकवाइज इसमें हम बोलते थे पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, यहाँ पे बोलेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, दैट मीन्स कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो होती है उसको ये उसकी ये लाइसिस कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या चीज एग्जिस्ट होती है कि जो हमें रिसेप्टर्स का देखा था कि दो प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। वन इज द मस्किरेनिक रिसेप्टर, जो पीएनएस के रिसेप्टर्स होते हैं, वन इज द मस्किरेनिक जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, अनदर इज निकोटिनिक जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो मस्किरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये GPCR रिसेप्टर्स होते हैं। आपको पता है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं। और जो निकोटिनिक होते हैं दैट आर आयन चैनल रिसेप्टर्स, ठीक, यहाँ पे ये सिंपल है, ठीक, ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ अब अगर इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स का देखेंगे, ये दो तरह के होते हैं। वन इज द मस्कुलर, अनदर इज न्यूरोनल। देखिए मस्कुलर रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे, NMJ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और न्यूरोनल कहाँ पे होंगे, ये गैंग्लियंस में होंगे, ठीक है, और वी कैन से कि सिंपली ब्रेन में होंगे। अगर इनको रिप्रेजेंट करना है मस्कुलर को तो हम लेते हैं NM, और अगर न्यूरोनल को रिप्रेजेंट करना होगा तो NN, ठीक है। नाउ जब ये मस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो मसल की जो कंट्रैक्शन है, मसल की कंट्रैक्शन बढ़ जाती है। नाउ अब अगर कोई दवाई मैं ऐसी देता हूं जो ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है तो वो क्या करेंगे,
मस्कुलर कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देंगे। नाउ कोई ऐसी सब्सटेंस दे रहा हूं जो इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स, इन मस्कुलर जो मसल्स पे होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, इनको इनहिबिट करेंगे तो मसल कंट्रैक्शन कम हो जाएगी और मसल रिलैक्सेशन हो जाएगी। जैसे हम मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह यूज करते हैं, वो कहाँ पे एक्ट करते हैं? इन्हीं मस्कुलर रिसेप्टर्स पे ये एक्ट कर देते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज कि जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे तो जो भी ड्रग्स है वो खुद ब खुद अंडरस्टैंड हम कर पाएंगे। ठीक ना? कौन से 5 टाइप्स होते हैं? वन इज द M1, देन M3, M5, M2 एंड M4। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सीक्वेंस हमने डिफरेंट रख दी। क्यों रख दी? क्योंकि इससे जो है हम इनको सही से मेमोराइज कर पाएंगे। देखिए, जो M1, M3 एंड M5 है, ठीक है, M1, M3 एंड M5 जो ऑड वनस है, दीज आर GQ सब टाइप। अब GQ सब टाइप क्या होते हैं ये ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि पढ़ाया है। ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं कैल्शियम। ठीक है, जब कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? वहां पे स्टिमुलेशन हो जाएगी। ठीक, और वी कैन से कि जो PNS की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ जो M2 और M4 है दैट आर GI सब टाइप। GI सब टाइप क्या करते हैं? कैल्शियम की लेवल को रिड्यूस कर देते हैं। कैल्शियम की लेवल रिड्यूस हो गई तो रिलैक्सेशन हो गई। देखिए, अब कोई ऑर्गन है, एज ऑफ इंस्टेंस एक्स ऑर्गन है, ठीक, वहां पे M1 रिसेप्टर है। ठीक, तो जब भी कोई हम मेडिसिन देंगे जो इस M1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो वहां पे स्टिमुलेशन हो जाएगी। लाइकवाइज M3 है तो स्टिमुलेशन होगी, 5 है तो स्टिमुलेशन होगी, M2 है या M4 है तो वहां पे क्या होगा? रिलैक्सेशन होगी। दैट मीन्स कि रिलैक्सेशन वहां पे डेवलप हो जाएगी। राइट नाउ, अब ये जो रिसेप्टर्स है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरस्टैंड क्या करना है? इसको याद रखना है। ठीक है, देयर इज नो एनी अदर वे। नाउ देखिए, अगर हम M1 रिसेप्टर की बात करेंगे, M1 रिसेप्टर जो है वो प्रेडोमिनेंटली जो है ब्रेन में होता है। ठीक, ब्रेन में होता है प्लस GIT में। GIT में एज से ज़्यादा जो है M3 रिसेप्टर होता है। तो M1 रिसेप्टर प्रिडोमिनेंटली कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। देखिए, अब अगर M1 रिसेप्टर जो है ये ब्रेन में है तो ये जब स्टिमुलेट हो जाएगा, कोई मेडिसिन दी हमने, उसने M1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया तो वहां पे वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा कैल्शियम की लेवल। जब इंक्रीज करेगा कैल्शियम की लेवल तो वहां पे ब्रेन स्टिमुलेशन हो जाएगी। जब ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगा तो कॉग्निशन जो है इस इंडिविजुअल की कॉग्निशन बढ़ जाएगी और वी कैन से कि ऐसे इंडिविजुअल की याददाश्त बढ़ जाएगी। राइट, अब कोई ब्रेन का डिसऑर्डर है जहां पे याददाश्त कम हो जाती है, कॉग्निशन कम होती है और मेमोरी कम होती है, लाइक अल्जाइमर्स, तो वहां पे हम क्या देते हैं? हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जो M1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। M1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया तो कॉग्निशन बढ़ जाएगी ऐसे इंडिविजुअल की। देन M3 रिसेप्टर्स, M3 रिसेप्टर्स जो मोस्ट कॉमन मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स दीज आर M3 रिसेप्टर्स। और वी कैन से कि मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वहां पे M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जैसे जैसे हमारा GIT हो गया। देखिए, GIT पे प्रेजेंट है, करते क्या है? M3 रिसेप्टर्स इंक्रीज करते हैं कैल्शियम को, स्टिमुलेट कर देते हैं। जब GIT स्टिमुलेट होगा तो जो GI की सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगी, जो GI की मोटिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और GI की पेरिस्टालिसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें GI मोटिलिटी कम हो जाती है, जैसे पैरालिटिक इलियस है, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना है? GI की सिक्रेशन बढ़ा देनी है
और जीआई की सिक्रीशन बढ़ाने के लिए हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो M3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। देन अगर ब्रोंकाई की बात करेंगे, ब्रोंकाई में ये क्या करते हैं, M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे क्या कर देते हैं, जो ब्रोंकियल सेक्रीशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं, प्लस दे कॉज ब्रोंको कन्स्ट्रिक्शन। देखिए, सो वी कैन से कि जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन ये जो रिसेप्टर्स है किसके रिसेप्टर्स है, PNS के। दैट इज वाई वी से कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होती है वो जीआई की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, और लंग्स में वो क्या करते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करते हैं, या जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस होते हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम कैसे इंक्रीज करते हैं, क्योंकि M3 रिसेप्टर्स वहां पे स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक, देन अगर ब्लैडर की बात करेंगे, ब्लैडर की बात करेंगे, वहां पे भी M3 रिसेप्टर्स होते हैं, सेम फेट होगा, स्टिमुलेशन हो जाएगी तो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी ब्लैडर की, सो देयर विल बी यूरिनेशन। ठीक है, यूरिनेशन वहां पे प्रमोट हो जाएगी, राइट। सो अगर हमें किसी इंडिविजुअल को यूरिनरी रिटेंशन है तो हम उसको ऐसे ड्रग्स देंगे जो M3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। जब M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा तो ब्लैडर जो है वो कंट्रैक्ट करेगा, यूरिनेशन होगी ऐसे इंडिविजुअल की। एंड जब हम यूरिनेशन की बात करते हैं हम बोलते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो यूरिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक, कैसे प्रमोट करता है, क्योंकि M3 रिसेप्टर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। देन अगर सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड में भी ये प्रेजेंट होते हैं, M3 रिसेप्टर्स यहाँ पे भी स्टिमुलेशन करेंगे। जब सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे तो इंक्रीज्ड सैलिवेशन होगी। सो कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, सैलिवेशन कम हो जाती है, दैट्स कॉल्ड एज द जीरोस्टोमा। ठीक है, तो जीरोस्टोमा में हम क्या यूज करेंगे, ऐसे ड्रग्स यूज करेंगे जो M3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। देन कम्स द प्यूपिल्स। ठीक है, सो प्यूपिल्स में क्या होता है, और जो यहाँ पे सर्कुलर मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स, जब प्यूपिल में ये जो है सर्कुलर मसल्स, इसको क्या होगा, इसकी कंट्रैक्शन हो जाएगी। जब सर्कुलर मसल्स, प्यूपिल के सर्कुलर मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो देयर विल बी द मायोसिस। दैट मीन्स कि जो प्यूपिल्स है वो पिन पॉइंट बनेंगे। क्या बनेंगे, पिन पॉइंट प्यूपिल्स बनेंगे, छोटे हो जाएंगे। दैट इज वाई कि हम बोलते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होती है वो प्यूपिल्स को क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है और मायोसिस कर देता है और पिन पॉइंट प्यूपिल्स बना देता है। कैसे बना देता है, जो M3 रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। नाउ ये जो M5 रिसेप्टर्स होते हैं इनकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है, CNS में प्रेजेंट होते हैं तो ये याद ही नहीं रखना है। देन कम्स द M2 रिसेप्टर्स। देखिए M2 रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन द हार्ट। देखिए अगर M2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हार्ट में, क्या करते हैं, दे कॉज द रिलैक्सेशन। जब हार्ट में रिलैक्सेशन होगी तो जो हार्ट रेट है दैट विल बी रिड्यूस्ड, जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है और एवी कंडक्शन है, एवी नोड कंडक्शन, वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी रिड्यूस। दैट इज द रीजन कि जब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो PNS होता है वो हार्ट रेट को कम कर देता है और एवी नोड कंडक्शन को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, क्योंकि ये M2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है और M2 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब हमें अगर PNS को कोई कंडीशन है वहां में पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन को बढ़ाना है या पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन को कम करना है तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये जो रिसेप्टर्स है इन्हीं के साथ खेलेंगे, राइट। नाउ अब ड्रग्स क्या हो सकते हैं, ड्रग्स, सो ड्रग्स हो सकते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ा देंगे या ड्रग्स होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को कम करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की डिजीज क्या है उसमें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को क्या हो जाता है। नाउ अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ाएंगे तो कोलिनर्जिक्स, और अगर
पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को कम करेंगे तो एंटी कोलिनर्जिक्स। नाउ कोलिनर्जिक्स या एंटी कोलिनर्जिक्स, पहले हम बात करेंगे कोलिनर्जिक्स की। जो कोलिनर्जिक्स होते हैं उनको हम पैरासिम्पैथो मिमेटिक्स भी बोलते हैं। पैरासिम्पैथो मिमेटिक्स, देखिए कोलिनर्जिक्स जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये दो तरह के होते हैं। वन इज द डायरेक्ट एक्टिंग, जो दूसरा क्लास है दैट इज द इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब डायरेक्ट एक्टिंग जो होता है उसमें क्या करेंगे, जो ड्रग हम देंगे वो डायरेक्टली एक्ट करेगा मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर पे या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर पे और इसको स्टिमुलेट करेगा। देन इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या करेंगे, जब हम इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग देंगे ये इनहिबिट करेगा। किसको इनहिबिट करेगा, ACHE को, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। जब ACHE इनहिबिट हो जाएगा तो जो ACH है एसिटाइल कोलिन, इसकी लेवल बढ़ जाएगी। एसिटाइल कोलिन की लेवल बढ़ जाएगी तो उसे क्या होगा, मस्क्यूरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो सिंपल में क्या होता है कि दोनों जो क्लास ऑफ ड्रग है उनमें कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन इसमें डायरेक्टली बढ़ जाती है। डायरेक्टली जो ड्रग है वो रिसेप्टर्स पे काम करता है, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली बढ़ती है। जो एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन करता है उसको हम रोकते हैं, उससे जो है PNS स्टिमुलेशन बढ़ जाती है। नाउ अब जो यहाँ पे है वन कैटेगरी जो है दैट इज की जो मस्क्यूरेनिक, अगर हम डायरेक्ट की बात करेंगे तो एक कैटेगरी है जो मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, प्लस मीनस स्टिमुलेशन और माइनस मीनस इनहिबिशन, ठीक है, या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देती है। देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर्स का सिंपल सा याद रखना है आपको, क्या याद रखना है वो हम बताएंगे। निकोटिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना हो तो हम निकोटीन देते हैं, ठीक है। निकोटीन क्या करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देता है। देन वेरिनिसिलिन, ठीक है। वेरिनिसिलिन आपको याद रखना है। वेरिनिसिलिन क्यों याद रखना है, क्योंकि ये जो ड्रग है ये हम स्मोकिंग डिपेंडेंस में यूज करते हैं, जिसको स्मोकिंग की एडिक्शन होती है, अगर उसे छुड़वानी हो तो वहां पे हम वेरिनिसिलिन का यूज कर देते हैं। सो फॉर स्मोकिंग डिपेंडेंस वी मेक यूज ऑफ दिस वेरिनिसिलिन। सो वी कैन से कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर स्मोकिंग डिपेंडेंस इट इज वेरिनिसिलिन, ये यहाँ पे याद रखना है। देन मस्केरेनिक एगोनिस्टस कौन कौन से हो सकते हैं, ये तो थे निकोटिनिक एगोनिस्टस, वन इज द निकोटिन एंड अनदर इज वेरिनिसिलिन। देन निकोटिनिक एगोनिस्टस कौन से हो सकते हैं, दो कैटेगरीज होती है, वन इज द एमाइडस, अनदर कैटेगरी इज कोलिन एस्टर्स। देखिए एक तो एमाइड्स होते हैं, दूसरी कैटेगरी होती है कोलिन एस्टर्स। अब इनमें क्या फर्क होता है एमाइड्स और कोलिन एस्टर्स में, देखिए जो एमाइड्स होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल। और जो कोलिन एस्टर्स होते हैं दीज आर लिपिड इनसॉल्युबल। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लिपिड सॉल्युबल होंगे तो इनकी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन अगर होगी इनकी तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको ये क्रॉस करते हैं। जो एमाइड्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। ना अगर हमें जो मस्क्यूरेनिक एगोनिस्ट है कोलिनर्जिक, वो हमें ब्रेन डिसऑर्डर में यूज करना है तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्रेफरेबली हम यूज करेंगे एमाइड्स। क्यों, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, तो इनका यूज रहेगा CNS डिसऑर्डर्स में। देन दिस इज लिपिड इनसॉल्युबल, तो जाहिर सी बात है जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो हम ये पेरिफेरली यूज करते हैं। पेरिफेरली कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे GIT में यूज करेंगे, ब्लैडर डिसऑर्डर में यूज करेंगे, या किसी
मसल का कोई डिसऑर्डर है, वहां पे हम ये यूज करेंगे। नाउ कौन कौन से ड्रग्स आते हैं एमाइडस में और कोलिन एस्टर्स में? एमाइडस की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन जो दो ड्रग्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वन इज द पाइलोकार्पिन एंड अनदर इज सेवेमिलियन। एक तो है पाइलोकार्पिन, दूसरा है सेवेमिलियन। और कोलिन एस्टर्स में कौन सा ड्रग आता है? जैसे एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है इसका कोई जो है फार्माकोलॉजिकल यूज नहीं है, एज सच हम ये नहीं देते हैं। रेयरली जो है आई सर्जरीज में हम ये यूज कर देते हैं, समथिंग 1 और 3% हम यूज कर देते हैं, लेकिन एज सच इसका कोई रियल यूज नहीं है, तो हमें ये नहीं पढ़ना है। देन बेथेनाकॉल एंड कार्बेकॉल एंड मेथाकोलिन। देखिए, या तो इनमें एंड में कोलिन आता है या कॉल आता है, ठीक है। सो एमाइड्स में दो कॉमन ड्रग आते हैं, वन इज द पाइलोकार्पिन, अनदर इज सेवेमिलिन। और कोलिन एस्टर्स में एस्टाइल कोलिन, बेथेनाकॉल, कार्बिकॉल एंड मेथाकोलिन। सो डिफरेंस क्या है एमाइड्स और कोलिन एस्टर्स में? ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं, ये नहीं कर देते। अगर ये क्रॉस कर देते हैं तो सीएनएस में यूज होगा इनका, और ये क्रॉस नहीं करते हैं तो पीएनएस में यूज होगा। ऑल्दो हम कर सकते हैं यूज दोनों कंडीशंस में, लेकिन अगर हमें पेरिफेरल कोई डिसऑर्डर होगा उसमें यूज करना हो तो हम इनको प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि जब ये सीएनएस को क्रॉस नहीं कर पाते तो जो सीएनएस साइड इफेक्ट्स है वो डेवलप ही नहीं होंगे वहां पे। देन सेकंड क्लास इज की इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग, देखिए इनडायरेक्ट एक्टिंग में दो क्लासेस आते हैं। एक आता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है। सेकंड कम्स द रिवर्सिबल, ठीक। देखिए, जो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, या इरिवर्सिबल में ड्रग्स नहीं आते, पॉइजनस आते हैं। कौन कौन से पॉइजनस आते हैं? जैसे इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है उनमें, ठीक है, या पेस्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक काम करते हैं, और ये जो है इरिवर्सिबल होता है, ठीक। सो जब भी किसी इंडिविजुअल कोई इंडिविजुअल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड लेगा तो उसको पीएनएस स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाती है। पीएनएस स्टिमुलेशन ज्यादा हो गई तो इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स पे ऐसे ऐसे इफेक्ट आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो रिवर्सिबल एक्टिंग होते हैं इनमें आते हैं कार्बामेट्स। कार्बामेट्स से भी हम क्या बनाते हैं? इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, लेकिन इनका कुछ क्लिनिकल यूज भी है, ठीक है। क्लिनिकली अगर हम ये यूज करते हैं तो इनसे दो ग्रुप जो है, दो कैटेगरीज हम यूज करते हैं। वन इज द टर्शियरी अमाइनस, टर्शियरी अमाइनस हम यूज करते हैं, और क्वाटरनरी अमाइनस हम यूज करते थे, ठीक। सो इनडायरेक्ट एक्टिंग में इरिवर्सिबल होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल से यूजुअली हम प्रिपेयर करते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, और जो रिवर्सिबल होते हैं उनमें दो कैटेगरीज है, वन इज द टर्शियरी अमाइनस और क्वाटरनरी अमाइनस, जिनसे हम ड्रग्स बनाते हैं, जिनको हम क्लिनिकली यूज कर देते हैं ना। अगर टर्शियरी अमाइनस की हम बात करेंगे तो टर्शियरी अमाइनस में कौन सा ड्रग आता है? टर्शियरी अमाइनस, टर्शियरी अमाइनस में एक तो आता है हमारा डोनिपेजल, ठीक। देन रिवास्टिग्मीन, देन गैलेंटामाइन, ठीक। देखिए, जो टर्शियरी होते हैं और क्वाटरनरी होते हैं, जाहिर सी बात है जो टर्शियरी होंगे उनका स्ट्रक्चर सिंपल सा होगा एज कंपेयर टू क्वाटरनरी। अगर इनका सिंपल स्ट्रक्चर है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। तो यूज कहाँ पे कर सकते हैं? इन केस ऑफ सीएनएस डिसऑर्डर्स। अगर हम ये इन केस ऑफ सीएनएस डिसऑर्डर्स यूज कर सकते हैं तो
उससे क्या निकलता है हमें, जो ये डोनापिजिल है ये बनता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्जाइमर्स, क्योंकि ये जो है अल्जाइमर्स ये ब्रेन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, कॉग्निशन रिड्यूस हो जाती है। कॉग्निशन को बढ़ाने के लिए हमें M3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना है। M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगी तो कॉग्निशन बढ़ जाएगी। कॉग्निशन बढ़ जाएगी तो अल्जाइमर्स का जो प्रोग्रेस है इसकी वो कम हो जाएगी। दैट इज वाई डोनापिजिल बनता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस अल्जाइमर्स डिसीज। नाउ क्वाटरनरी अमाइनस में कौन कौन से आएंगे? क्वाटरनरी अमाइनस देखिए, अब क्वाटरनरी अमाइनस क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं करते हैं। सो जो पेरिफेरल डिसऑर्डर्स हैं वहां पे हम इनको यूज कर देते हैं, जैसे एड्रोफोनियम, ठीक है, जो हम टॉन्सिलॉन टेस्ट में यूज कर देते हैं। देन न्यूस्टिग्मीन, देन पायरिडोसिटिग्मीन और फाइसोसिटिग्मीन, ठीक है, फाइसोसिटिग्मीन। तो ये जो ड्रग्स है ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो पेरिफेरल डिसऑर्डर्स होंगे वहां पे हम यूज कर देते हैं। लाइक के जो ये ड्रग्स है ये हम यूज करते हैं इन केस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में जब हम ये यूज करते हैं तो ये क्या करेंगे, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहां पे ACH की लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। ACH की लेवल बढ़ेगी तो PNS स्टिमुलेशन आगे जाएगी। जब PNS स्टिमुलेशन आगे जाएगी तो मसल कंट्रैक्शन जो है, मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये मस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर प्रमोट स्टिमुलेट हो जाएगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ऐसे यही होता है माइस्थीनिया ग्रेविस में। मसल वीकनेस आती है, क्यों आती है, क्योंकि मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट नहीं होते हैं। नाउ अब एक और क्लास जो है ड्रग्स का, वो क्या है, वो एंटीकोलिनर्जिक है। अब हमें जो PNS स्टिमुलेशन है उसको रिड्यूस कर देना है। तो ये जो ड्रग्स है ये क्या करेंगे, PNS की स्टिमुलेशन को कम कर देंगे। अब PNS की स्टिमुलेशन कम हो जाएगी तो उससे क्या इफेक्ट्स आएंगी, जो इफेक्ट्स कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन को बढ़ाने से आते हैं उसके अपोजिट आएंगी। अब एंटीकोलिनर्जिक्स भी लाइकवाइज कोलिनर्जिक्स डिफरेंट रिसेप्टर्स पे जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस या तो ये मस्क्यूरिनिक ब्लॉकर्स होंगे नेगेटिव, ठीक है, या फिर निकोटिनिक ब्लॉकर्स होंगे, ठीक है। या तो ये मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स अगर ब्लॉक करेंगे तो कौन कौन सा ड्रग आएगा इसमें, जैसे एट्रोपिन आएगा, ठीक है। अब अगर एट्रोपिन जो है वो हम एज मस्क्यूरिनिक ब्लॉकर यूज कर दे तो जो भी M रिसेप्टर्स है उनको ये ब्लॉक करेगा। अगर M रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे, देखिए अगर यहाँ पे M रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स, तो जो हार्ट रेट है वो कम होने के बजाय इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज वाई कि एट्रोपिन हम ब्रेडिकार्डिया में यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरा जो क्लास ऑफ ड्रग आता है, इसी में जो दूसरा ड्रग आता है जैसे ग्लाइकोपाइरुलेट, तो वो क्या करेगा, वो हम प्री ऑपरेटिवली यूजुअली यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, जो सेलिवेशन है सेलिवेशन को रिड्यूस कर देता है। जब सेलिवेशन की रिडक्शन करनी है हमें तो हम ग्लाइकोपाइरुलेट यूज करते हैं, या अगर किसी पेशेंट को हम एट्रोपिन देते हैं तो उससे क्या होगा, जो सेलिवेशन है वो उसकी कम हो जाएगी, तो साइड इफेक्ट आएगा उसका ड्राई में, ठीक है। तो सारा जो खेल है वो किन पे चलता है, इन्हीं रिसेप्टर्स पे। नाउ दूसरा ड्रग जो है इसका, दैट इज द ग्लाइकोपाइरुलेट, ठीक। ग्लाइकोपाइरुलेट जो है वो हम यूज करते हैं सर्जरी के टाइम पे, ठीक है, प्री ऑपरेटिव फेज में यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं वो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। देन डाइसाइक्लोमाइन, डाइसाइक्लोमाइन, देन सुकोपोलामाइन, देन ट्रोपिकामाइड, देन हाइपरट्रोपिया। सो जो एट्रोपिन है, ग्लाइकोपाइरुलेट है, डाइसाइक्लोमाइन है, सुकोपोलामाइन है, या
ट्रोपिकामाइड है या इप्राट्रोपियम है, ये एक्ट करेंगे एज मस्कुरिनिक ब्लॉकर्स। और ब्रॉडली अगर हम बात करेंगे तो ये है एक्ट करेंगे एज एंटीकोलिनर्जिक्स। ना निकोटिनिक का हमने बोला था कि दो सब टाइप्स होते हैं, मस्कुलर और न्यूरोनल होते हैं, तो एनएम ब्लॉकर्स या एन ब्लॉकर्स। ठीक है, ठीक। तो एनएम ब्लॉकर्स क्या हो सकते हैं, इनका क्या यूज केस हो सकता है कि ये जो है जब हम एनएम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो जो मसल कंट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। अब अगर मसल कंट्रैक्शन कम होगी तो मसल रिलैक्सेशन होगी। ठीक, मसल रिलैक्सेशन हमें किस में चाहिए होती है, एनेस्थीसिया के टाइम पे। सो ये जो ड्रग्स होते हैं एनएम ब्लॉकर्स, ये हम यूज करते हैं एज एनेस्थेटिक एजेंट्स। कौन कौन सा ड्रग है, जैसे एट्राक्यूरियम, एट्राक्यूरियम या डोक्साक्यूरियम, ठीक, या मिवाक्यूरियम। तो ये जो ड्रग्स है जिनके एंड में क्यूरियम आता है, ये एक्ट करते हैं एज मसल रिलैक्सेंट्स। क्यों, क्योंकि ये एनएम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। और यूज केस कहाँ है इनका, एज एनेस्थेटिक एजेंट हम यूज कर देते हैं इन। देखिए अब एन ब्लॉकर्स, जो एन ब्लॉकर्स होते हैं उनको हम कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए जब ये एन रिसेप्टर्स जो है ये ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो जो गैंग्लियन होते हैं, गैंग्लियंस ब्लॉक होते हैं, ठीक है। सो दीज आर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। जो एन ब्लॉकर्स होते हैं दीज आर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। तो इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए जब गैंग्लियंस ब्लॉक होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हमने कहा है कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में जो है मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन। अब ऐसा नहीं है कि वहां पे नॉरएपिनेफ्रिन भी नहीं होगा, क्योंकि जो ACH है वो वहां पे प्रिडोमिनेंट है। दैट मीन्स कि वो वहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। कहीं पे ऐसे जो है PNS रिसेप्टर्स भी होंगे जहां पे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर होगा नॉरएपिनेफ्रिन भी, ठीक, बट उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी ना। अब अगर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स ये एक्ट करते हैं, जो एनएन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, दीज एक्ट एज गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। सो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो नॉरएपिनेफ्रिन है इसकी लेवल को ये कम कर देगी। जब नॉरएपिनेफ्रिन लेवल कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर जो है दैट विल गेट रिड्यूस। सो अगर ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो ये जो एन ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, ये हम कहाँ यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ दीज इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम एन ब्लॉकर्स का यूज करते हैं और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स का यूज कर देते हैं। नाउ कौन कौन सा ड्रग आता है इस पे जो इस इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जैसे ट्राइमेथाफोन, ट्राइमेथाफोन, ठीक है, देन मिकाइलामाइन एंड हेक्सामिथोनियम, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, HMT। तो जो ये क्लास ऑफ ड्रग है इनका यूज होता है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो हेक्सा हेक्सामिथोनियम है वो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, तो क्या होता है, ये एनएन ब्लॉकर होता है और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होता है। और ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, तो वहां पे इन 3 ड्रग्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। रेयर केस है, मे भी पूछा जा सकता है, तो एक नजर मारना जरूरी बनता है। देन ये तो हो गए एंटीकोलिनर्जिक। सो दो क्लासेस ऑफ पीएनएस ड्रग्स हमने पढ़े, वन इज द कोलिनर्जिक्स जो पीएनएस स्टिमुलेशन को बढ़ा देते हैं, और एंटीकोलिनर्जिक्स जो पीएनएस स्टिमुलेशन को कम कर देते हैं। रिसेप्टर्स की जो है उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, उनका फंक्शन पता होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलेगी कि जो ड्रग है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। नाउ सो ऑन दैट बेसिस हम बात करेंगे कि जो ये ड्रग्स है इनका क्या यूज है और इम्पैक्ट क्या हो सकता है इनका। देखिए अगर हम यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन या
टिश्यू जहां पे ये काम करेंगे। ठीक, देन लिखेंगे यहाँ पे कोलिनर्जिक जो ड्रग है। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे एंटीकोलिनर्जिक। और इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट इज द नर्सिंग इम्प्लीकेशन। नर्सिंग इम्प्लीकेशन इज मस्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं वो नर्सिंग इम्प्लीकेशन से पूछते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन की। अगर ब्रेन है, सो इन केस ऑफ ब्रेन क्या होगा, अगर हम कोलिनर्जिक देंगे तो कोलिनर्जिक क्या करते हैं, पीएनएस स्टिमुलेशन को बढ़ा देते हैं। पीएनएस स्टिमुलेशन बढ़ेगी तो कॉग्निशन बढ़ेगी। सो कोलिनर्जिक बढ़ाएंगे कॉग्निशन, कोलिनर्जिक बढ़ाएंगे कॉग्निशन। कॉग्निशन बढ़ाएंगे तो रिड्यूस किस में होती है कॉग्निशन, इन केस ऑफ अल्जाइमर्स। देखिए, इन केस ऑफ अल्जाइमर्स कॉग्निशन बढ़ जाती है। नाउ अब अगर यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन को जो है वो घुमा सकता है कि कौन सी कंडीशन है जहां पे एंटीकोलिनर्जिक जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है। सो ऑप्शन क्या जाएगा, इन केस ऑफ अल्जाइमर्स। क्यों, क्योंकि जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन है वो कॉग्निशन बढ़ाता है, एंटीकोलिनर्जिक स्टिमुलेशन कॉग्निशन को कम कर देता है। सो अगर कोई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम ऐसे पेशेंट को देंगे जिसको अल्जाइमर्स होगा तो उसको कॉग्निशन कम हो जाएगी, मेमोरी लॉस ज्यादा होगा, उसकी कंडीशन जो है वो वर्सन हो जाएगी। राइट, देन एंटीकोलिनर्जिक। सो एंटीकोलिन, अब ऐसा तो नहीं है ना हमें किसी इंडिविजुअल में मेमोरी कम कर देनी है, तो सेम इज द केस कि जो एंटीकोलिनर्जिक्स है ये कॉग्निशन को कम कर देते हैं। अब कोई ऐसा डिसऑर्डर ही नहीं है जहाँ पे हमें कॉग्निशन को कम कर देना होता है, तो इनका कोई यूज नहीं है इन केस ऑफ द सीएनएस। लेकिन अगर कोई एल्डरली इंडिविजुअल है, एल्डरली इंडिविजुअल है, विद रेस्पेक्ट टू द एज क्या होता है, जो कॉग्निशन होती है एक इंडिविजुअल की वो कम हो जाती है। सो अगर हमें 4 एज ग्रुप दिए गए हैं, जैसे हमें अडल्ट दिए गए हैं, ठीक है, एल्डरली दिया है, ठीक, देन प्रेग्नेंट वुमेन दी है, या फिर हमें चिल्ड्रन दिए हैं, तो कॉशियसली हमें ये एंटीकोलिनर्जिक्स किस में कॉशियसली यूज करने हैं, इन केस ऑफ दिस एल्डरली एज ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक्स कॉग्निशन को कम कर देते हैं। एज सच उनको विद एज क्या होता है, कॉग्निशन कम हो जाती है, तो वहां पे हमें ये कॉशियसली यूज करना है। यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है एग्जामिनर का। ठीक, देन सेकंड केसेस के, अगर यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है उसको आई में डिसऑर्डर है, आई डिसऑर्डर है, तो अगर हमें मायोसिस करनी है, दैट इज द प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन, तो हम क्या यूज करेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग यूज करेंगे। और अगर हमें माइड्रेसिस करनी है, दैट मीन्स कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, तो हम क्या करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक यूज करेंगे। नाउ मायोसिस हमें कहाँ पे करनी है और माइड्रेसिस कहाँ पे हमें करनी है। अगर किसी इंडिविजुअल को क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा होगा, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ मायोटिक्स। मायोटिक्स क्या कर देते हैं, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे ये आई है, ठीक है, जब प्यूपिल यहाँ से कंस्ट्रिक्ट होता है तो यहाँ से जो है कैनाल ऑफ शैलम ओपन होती है, तो यहाँ से बाहर आता है, ड्रेन होता है जो एक्वस फ्लूइड होता है, तो उससे क्या होता है, जो आईओपी इंक्रीज हुआ होता है बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड, एक्वस फ्लूइड, वो रिड्यूस हो जाता है। यही गोल होता है हमारा इन केस ऑफ द ग्लूकोमा। ठीक है, सो इन केस ऑफ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा वी मेक यूज ऑफ मायोटिक्स और कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक, और कौन सा मायोटिक हम यूजुअली यूज करते हैं, दैट इज द पाइलोकार्पिन। ठीक, ना अब अगर हमें माइड्रेसिस करनी है, दैट मीन्स कि जो प्यूपिल्स है उनको डायलेट करना है। कब हमें चाहिए कि प्यूपिल्स डायलेट हो जाए, जब हमें आई का एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, आई एग्जामिनेशन करना है, और वी कैन से कि जब हमें ऑक्यूलर फंडस एग्जामिनेशन करना है। अब हमें क्या, एट दैट टाइम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आई है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसका जो
इनर एरिया है वो हमें ऑब्जर्व हो जाए। सो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करना है, प्यूपिल्स को डायलेट करना है, उनका डायमीटर जो है वो बढ़ा देना है। जब उनका डायमीटर बढ़ेगा तो हमें सही से ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। देन इनका कहाँ पे यूज होता है, इन केस ऑफ द ओक्यूलर फंडस एग्जामिनेशन। और अगर हमें रिफ्रैक्टरी एरर्स को टेस्ट करना होगा कि किसी इंडिविजुअल में क्या रिफ्रैक्टरी एरर्स है कि नहीं, तो वहां पे हम माइड्रेटिक्स का यूज कर देते हैं। देन ये जो है माइड्रेटिक्स, ये हम यूज करते हैं इन केस ऑफ फॉर साइक्लोपीजिया। कहाँ पे यूज करते हैं, साइक्लोपीजिया की। तो साइक्लोपीजिया क्या होता है, अगर हम पैरालाइज करेंगे, पैरालिसिस ऑफ दिस पावर ऑफ एकोमोडेशन। अगर हम एकोमोडेशन, आई की एकोमोडेशन को हमें पैरालाइज करना होगा तो उसको बोलते हैं साइक्लोपीजिया। जब हम पैरालिसिस करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन की, तब जाके हम रिफ्रैक्टरी एरर जो होते हैं वो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो माइड्रेटिक्स होते हैं ये हम आई एग्जामिनेशन में यूज कर देते हैं, और अगर साइक्लोपेजिक इफेक्ट हमें डेवलप करना होगा, साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट, तो वहां पे हम माइड्रेटिक्स का यूज करते हैं, और मायोटिक्स हम इन केस ऑफ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा यूज कर देते हैं। देखिए अब अगर किसी इंडिविजुअल को हमने मायोटिक्स यूज किए, ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है, ब्लड विजन हो सकती है। क्या हो सकता है, ब्लड विजन हो सकती है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल को ब्लड विजन हो सकता है। तो अगर हम किसी इंडिविजुअल में मायोटिक्स यूज करेंगे तो उसको हमें क्या एडवाइस करना है कि ड्राइव नहीं करना है, नॉट टू ड्राइव, ठीक है। क्योंकि अगर ये ड्राइव करेगा तो इसको चांसेस है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम माइड्रेटिक्स किसी इंडिविजुअल में यूज करते हैं, माइड्रेटिक्स माइड्रेटिक्स क्या करते हैं, दीज आर साइक्लोप्लेजिक, साइक्लोप्लेजिया करते हैं। जो एकोमोडेशन होती है, आई की एकोमोडेशन होती है, उसको ये पैरालाइज कर देते हैं। जब आई एकोमोडेशन पैरालाइज होगी, ठीक है, तो ये जो प्यूपिल्स है दीज आर वाइड ओपन, तो जितना अमाउंट ऑफ लाइट बाहर से आएगा ज्यादा से ज्यादा एंटर हो सकता है इन द आई, तो आई को डैमेज हो सकता है। नाउ अब आई को डैमेज हमें प्रिवेंट करना है, तो हम इसको क्या एडवाइस करेंगे कि जब बाहर निकलोगे तो सन ग्लासेस यूज करना, ठीक है। साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट के लिए हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं, एट्रोपिन, ठीक है। हर किसी इंडिविजुअल में हमें एट्रोपिन यूज करेंगे फॉर आई एग्जामिनेशन। जब हम उसको क्लिनिक से छोड़ेंगे तो उसको क्या एडवाइस करेंगे कि यहां से लेफ्ट करने के बाद सन ग्लासेस का यूज करना है, ठीक। देन कम्स द थर्ड कैटेगरी, ठीक है। थर्ड ऑर्गन क्या आएगा हमारा, थर्ड ऑर्गन आएगा हमारा माउथ, ठीक है। ऑरल और रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस। ना कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें क्या करना है, हमें ऑरल सिक्रीशन उसको बढ़ाना है। ऑरल सिक्रीशन कम हो गए हैं, किस में होता है, अगर ऑरल सिक्रीशन कम होते हैं, जैसे उसको बोलते हैं जीरोस्टोमा। जीरोस्टोमा किस कंडीशन में होता है, जब हम कीमोथेरेपी किसी इंडिविजुअल को देते हैं उसको जीरोस्टोमा होता है, या रेडियोथेरेपी देते हैं नेक रीजन में उसको जीरोस्टोमा होता है, या शॉग्रेन्स सिंड्रोम होता है, शॉग्रेन्स सिंड्रोम। शॉग्रेन्स सिंड्रोम में क्या होता है, एक तो जीरोस्टोमा होता है प्लस आईज में ड्राइनेस होती है। क्यों, क्योंकि टीयर्स वगैरह जो है वो वहां पे नहीं निकलते। नाउ अगर टीयर्स हमें आई में बढ़ाने हैं तो क्या हम पाइलोकार्पिन का यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि पाइलोकार्पिन जो है दैट इज कोलिनर्जिक, वो सिक्रीशन बढ़ा देगा। या वहां पे हम किसी और ड्रग का यूज करेंगे, जैसे फाइसोस्टिग्मिन भी यूज कर देते हैं वहां पे। नाउ अब जीरोस्टोमा है किसी इंडिविजुअल को, तो जीरोस्टोमा के केस में हम क्या यूज करते हैं, पाइलोकार्पिन यूज करते हैं या सेवेमेलिन यूज करते हैं, ठीक। सो इन केस ऑफ जीरोस्टोमा वी मेक यूज ऑफ दिस पाइलोकार्पिन एंड सेवेमेलिन। नाउ ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है पाइलोकार्पिन और सेवेमेलिन क्या करते हैं, ऑरल सिक्रीशन उसको बढ़ा देते हैं, प्लस
अगर रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है, अब अगर हमने किसी इंडिविजुअल को ये ड्रग दिया ओरल सिक्रीशन बढ़ाने के लिए, उसको ज़ीरोस्टोमा था, तो क्या ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग है। नाउ अगर ये कोलिनर्जिक ड्रग है तो एक इंडिविजुअल में सिक्रीशंस बढ़ा देते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस भी इसकी ज़्यादा होगी और ओरल सिक्रीशंस भी ज़्यादा होगी। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल पाइलोकार्पिन या सिविमिलिन पे होगा, इसको हमें फ्रीक्वेंट सक्शनिंग करनी है। अब ऐसा ही नहीं है ना कि हर एक पेशेंट जो है वो कॉन्शियस होगा, ठीक है? तो अनकॉन्शियस पेशेंट में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट को भी ज़ीरोस्टोमा हो सकता है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट सक्शनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो जब भी एक इंडिविजुअल में हम कोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ करते हैं फॉर ज़ीरोस्टोमा, तो वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंट सक्शनिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है ज़रूरत? क्योंकि ये ओरल और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। नाउ अब अगर यहाँ पे ये इंक्रीज़ कर देते हैं, तो एंटीकोलिनर्जिक्स क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, ये रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो जब भी हमें एक इंडिविजुअल में ओरल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को कम करना होगा, तो वहाँ पे हम एंटीकोलिनर्जिक्स का यूज़ कर देते हैं। जैसे अगर किसी इंडिविजुअल को ईसीटी करना हो, तो ईसीटी करने से पहले हम क्या देते हैं? एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्या करता है? वहाँ पे पर्पस नहीं होता है ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करना, ठीक है? वहाँ पे पर्पस होता है सेक्रीशन उसको कम कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मसल रिलैक्सेंट भी यूज़ करते हैं, ठीक है? जो इंडिविजुअल के ओरल सिक्रीशंस है वो लंग्स में जा सकते हैं, एस्पिरेशनल निमोनिया हो सकता है। तो सिक्रीशन उसको एट द टाइम ऑफ ईसीटी कम करने के लिए हम एट्रोपिन का यूज़ करते थे, ठीक? तो पहले-पहले जो है बिफोर सर्जरी भी हम एट्रोपिन ही देते हैं, बट आज के टाइम पे हम क्या देते हैं? ग्लाइकोपाइरोलेट, ठीक है? ग्लाइकोपाइरोलेट की क्यों हम यूज़ कर देते हैं? क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एट्रोपिन से कम है, प्लस इसकी जो एफ़िकेसी है वो एट्रोपिन से ज़्यादा है, ठीक है? किस लिए देते हैं? बिफोर सर्जरी हम देते हैं जस्ट फॉर वन पर्पस कि जो सिक्रीशंस है उसको अरेस्ट करेंगे, ठीक है? सिक्रीशंस अरेस्ट हुए तो एस्पिरेशनल निमोनिया नहीं हो सकता है। जो निमोनिया होता है किस वजह से? सिक्रीशन लंग्स में जाने की वजह से सर्जरी के टाइम पे उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं। नाउ अब ये जो ड्रग है, अब किसी पेशेंट को आपने ईसीटी की या किसी पेशेंट को हमने सर्जरी की, बिफोर दैट दीज प्रोसीजर्स हमने इसको क्या दिए? एंटीकोलिनर्जिक्स। किस पर्पज के लिए? सिक्रीशंस अरेस्ट हो। जब ये पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होगा तो इसको क्या होगा? इसको होगी ड्राइनेस ऑफ माउथ। क्यों? क्योंकि सिक्रीशंस अरेस्ट हो गए, कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन अरेस्ट हो गई, तो सिक्रीशंस अरेस्ट हो गए। सो एडवाइस क्या करेंगे ऐसे इंडिविजुअल को? सिप्स ऑफ वाटर लेने हैं और कैंडीज आपको लेने हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, ठीक है? सो अगर कोई इंडिविजुअल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पे है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है? एडवाइस करना है सिप्स ऑफ वाटर लेने हैं या फिर कैंडीज लेने हैं, सो दैट कि ये जो ड्राइनेस है ऑफ माउथ ये ओवरकम हो जाए। देन नेक्स्ट ऑर्गन जो आएगा हमारा दैट इज द लंग्स। देखिए अब अगर लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स में कोलिनर्जिक क्या करते हैं और एंटी कोलिनर्जिक क्या करते हैं? जैसे हमने पहले ही देखा जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन है वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करती है और सिक्रीशन उसको बढ़ा देती है। अब ऐसी कंडीशन तो नहीं आती है ना कि जहाँ पे हमें ब्रोंकाई को कंस्ट्रक्ट करना हो, ऐसा कोई कोई डिजीज ही ऐसी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को डिस्निया है ऑलरेडी, ठीक है? तो वहाँ पे हम जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो हम कॉशियसली यूज़ करेंगे, ठीक है? कॉशियसली यूज़ करेंगे या किसी इंडिविजुअल को सीओपीडी वगैरह है उसमें हम कोलिनर्जिक्स वगैरह यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक? क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है? सो अगर हम
किसी सीओपीडी वाले को लेंगे तो वहां पे हम कोलिनर्जिक्स का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये डिस्निया क्रिएट कर देते हैं। या इन केस अगर हमें यूज ये करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट वी आस्क फॉर डिस्निया। पेशेंट को हम बोलेंगे कि डिस्निया तो नहीं हुआ है। डिस्निया किस वजह से हो सकता है? क्योंकि कोलिनर्जिक्स ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करते हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशन उसको बढ़ा देते हैं। नाउ एंटीकोलिनर्जिक्स हम कहाँ यूज करेंगे? अगर हमें ब्रोंको डायलेशन करनी हो, ब्रोंको डायलेशन करनी, वहां पे हम एंटीकोलिनर्जिक्स का यूज कर देते हैं। जैसे सीओपीडी में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, वहां पे हम यूज करेंगे। या एजमा में होती है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, वहां हम एंटीकोलिनर्जिक्स का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे हमने एक ड्रग बताया अभी, टायोट्रोपियम। टायोट्रोपियम टायोट्रोपियम क्या करता है? ये ब्रोंकोडाइलेशन कर देता है और ब्रोंकियल सिक्रीशन उसको कम कर देता है। दैट इज द रीजन कि ये जो टायोट्रोपियम है, ये बनता है टायोट्रोपियम ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए? सीओपीडी के लिए। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीओपीडी इज टायोट्रोपियम। टायोट्रोपियम क्या है? एंटीकोलिनर्जिक है। ठीक है। अभी तक कितने ड्रग ऑफ चॉइस हमें निकल के आए? यहाँ पे एक तो डोनापिजिल आया हमें निकल के, देन द टायोट्रोपियम। ठीक ना। अगर ये जो ड्रग्स है ये ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं, दैट इज द रीजन कि हम एजमा और सीओपीडी में यूज कर देते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं? जैसे एप्राट्रोपियम। एप्राट्रोपियम कहाँ पे होता है? यूजुअली जो न्यूबलाइजेशन हम देते हैं, जो ट्यूब्स वगैरह होती है, उनमें सॉल्बिटोमॉल और एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है। नाउ ये तो हुई लंग्स की बात। देन कम्स द हार्ट। हार्ट सो इन केस ऑफ हार्ट, कोलिनर्जिक्स क्या करते हैं? कंडक्शन को कम कर देते हैं और हार्ट रेट को कम कर देते हैं। और एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करेंगे? इसका अपोजिट करेंगे, हार्ट रेट बढ़ाएंगे, कंडक्शन बढ़ाएंगे। नाउ अब अगर किसी इंडिविजुअल को हार्ट रेट ज्यादा हो रही है या कंडक्शन है, तो वहां पे हम कोलिनर्जिक्स का यूज करेंगे। जैसे यूज को कहाँ पे होता है इनका? इन ऑर्डर टू डिक्रीज द हार्ट रेट एंड एवी कंडक्शन। सो अगर हम कोलिनर्जिक्स का यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे? हार्ट रेट और एवी कंडक्शन को रिड्यूस कर देंगे। अगर कोई कंडीशन ऐसी है जहां पे हार्ट रेट ज्यादा है, एवी कंडक्शन ज्यादा है, तो वहां पे हम कोलिनर्जिक्स का यूज करते हैं। जैसे यूज कहाँ पे होंगे? ये टैकिकार्डिया में हम यूज करेंगे। टैकिकार्डिया यूजुअली जो पीएसवीटी होता है, दैट्स ए काइंड ऑफ डिसरेथमिया, पैरोक्सिस्मल सप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। वहां पे हम यूज करते हैं एक कोलिनर्जिक ड्रग का, दैट इज द एड्रोफोनियम। सो इन केस ऑफ पीएसवीटी वी मेक यूज ऑफ एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम क्या करता है? हार्ट रेट को रिड्यूस करता है, कंडक्शन को रिड्यूस कर देता है। उससे जो है पीएसवीटी से जो टैकिकार्डिया हुआ है वो रिजॉल्व हो जाता है। नाउ अब अगर इससे हार्ट रेट कम होती है, कंडक्शन कम होती है, तो नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कि जब हम ये एडमिनिस्टर करेंगे, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हमें मॉनिटर करनी है ऐसे इंडिविजुअल की हार्ट रेट प्लस ब्लड प्रेशर। क्योंकि अगर हार्ट रेट कम हो गई, कंडक्शन कम हो गई, बीपी फॉल हो सकता है, हार्ट रेट फॉल हो सकती है। तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये चीज़ें एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन भी ये दो चीज़ें, ये दो वाइटल साइंस हमें चेक करनी है। ठीक। सो इन केस ऑफ पीएसवीटी हम एड्रोफोनियम का यूज कर देते हैं। नाउ अब कोई कंडीशन है जहाँ पे हमें क्या है? हार्ट रेट कम हुई है, वहां पे हमें हार्ट रेट बढ़ानी है। सो हार्ट रेट और एवी कंडक्शन अगर हमें बढ़ानी है तो वहां पे हम यूज करेंगे दिस एंटीकोलिनर्जिक्स। तो दैट मीन्स कि जो इनका यूज होगा दैट विल बी इन ब्रेडिकार्डिया। सो ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? एट्रोपिन देते हैं। सो एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर ब्रेडिकार्डिया। एट्रोपिन जो है दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेडिकार्डिया। क्यों बनता है? क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं M2 रिसेप्टर्स, उनको इनहिबिट करता है, उससे हार्ट रेट बढ़ती है, एवी कंडक्शन बढ़ती है। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ब्रेडिकार्डिया, लेकिन अडल्ट्स अगर चिल्ड्रन वगैरह होंगे उनमें हम एपिनेफ्रिन का यूज करते हैं, वहां पे एपिनेफ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस बनता है। देन नेक्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे, दैट इज द जीआईटी। ठीक है। सो
जीआईटी में हमें क्या करना है, या तो जो इसकी सेक्रीशन है, जीआई सेक्रीशन है और जीआई मोटिलिटी है, वो बढ़ानी है या फिर कम करनी है। अगर बढ़ानी है तो वहां पे हम कोलिनर्जिक्स का यूज करेंगे, ठीक है, और कम करनी है तो एंटी कोलिनर्जिक्स का यूज करेंगे। ठीक ना, देखिए बढ़ानी है कैसे, किस कंडीशन में हमें बढ़ानी है, जैसे किसी इंडिविजुअल को गैस्ट्रोपेरेसिस होगा, दैट मीन्स कि जो स्टोमक है उसमें चर्निंग मूवमेंट्स नहीं होती है, स्टोमक में मोटिलिटी नहीं है, तो वहां पे कोलिनर्जिक ड्रग यूज करेंगे। या पैरालिटिक इलियस है कि जो उसके इंटेस्टाइनस है उनमें मूवमेंट नहीं होता है, उनकी मूवमेंट जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। सो इन केस ऑफ गैस्ट्रोपेरेसिस, इन केस ऑफ पैरालिटिक इलियस, हम क्या यूज करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जीआई मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं। कौन से ड्रग यूज करते हैं, जैसे बेथेनाकॉल हम यूज करते हैं, या नियोस्टिगमिन हम यूज करते हैं, ठीक, नियोस्टिगमिन। अगर इतना ही याद रखेंगे कि बेथेनाकॉल हम गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रोपेरेसिस और पैरालिटिक इलियस में याद यूज करते हैं, तो यही सफिशिएंट है। देखिए साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, अगर जीआई की सिक्रीशन बढ़ गई, जीआई की पेरिस्टालिसिस बढ़ गई और मूवमेंट बढ़ गया, तो नौसिया वोमिटिंग हो सकती है एक इंडिविजुअल को, डायरिया हो सकता है एक इंडिविजुअल, ठीक। सो अगर एक इंडिविजुअल में नौसिया वोमिटिंग हो सकता है या डायरिया हो सकता है, तो जब भी एक इंडिविजुअल फॉर दीज टू कंडीशंस कोलिनर्जिक्स पे हो, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या एडवाइस करेंगे कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, या हमें जो है इनटेक आउटपुट ऐसे इंडिविजुअल का मेंटेन रखना है, सो दैट हमें पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन मत हुई है बिकॉज ऑफ द नॉजिया वोमिटिंग और बिकॉज ऑफ द डायरिया। नाउ एंटीकोलिनर्जिक्स कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे हम एज सच तो जीआई डिसऑर्डर में एंटीकोलिनर्जिक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है, जैसे पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर में हम यूज़ कर देते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो है पेप्टिक अल्सर का अपना ही एक प्रोटोकॉल है जहाँ पे हम ट्रिपल थेरेपी का यूज़ कर देते हैं। सो प्रीवियस टाइम्स में हम क्या करते थे, जो पायरनजिपिन था, पायरनजिपिन हम इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर यूज कर देते हैं। नाउ एंटीकोलिनर्जिक्स एज सच कहाँ पे यूज होते हैं, इन केस ऑफ जीआईटी। अगर जीआईटी या फिर यूटेराइन स्पाज्म हो, जीआईटी या यूटेराइन स्पाज्म हो, तो वहां पे हम एंटीकोलिनर्जिक्स का यूज करते हैं। देखिए स्पाज्म कैसे डेवलप होता है, जब एक मसल जो है वो ज्यादा कंट्रैक्शन करती है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंट्रैक्शन जो है स्पाज्म डेवलप होता है। सो हमें क्या करना है, एक्सेसिव कंट्रैक्शन को रिड्यूस कर देना है। कैसे कर सकते हैं, कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन को इनहिबिट करते करके, ठीक है। तो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन को इनहिबिट करना है तो एंटी कोलिनर्जिक्स हमें यूज करनी है। जैसे अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल पेन होगी, ठीक, सो इन केस ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल पेन हम क्या यूज करते हैं, मेंस्ट्रुअल पेन में हम एंटी स्पाज्मोडिक यूज कर देते हैं, ठीक। एंटी स्पाज्मोडिक यूज करते हैं, कौन सा एंटी स्पाज्मोडिक यूज करते हैं, डाइसाइक्लोमाइन। डाइसाइक्लोमाइन क्या करता है, कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन को इनहिबिट कर देता है, मसल कंट्रैक्शन नहीं होती है, स्पाज्म रिलीव होता है। देन जो स्कोपोलामाइन है, सुकोपोलामाइन, अब ये जो ड्रग्स है ये जीआई मोटिलिटी को कम करेंगे, जीआई सिक्रीशन उसको कम करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो वोमिटिंग है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। सो जो सुकोपोलामाइन है ये बनता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर मोशन सिकनेस। कौन सा ड्रग, सुकोपोलामाइन एज ड्रग ऑफ चॉइस बनता है। और मेंस्ट्रुअल पेन को अगर हमें रिड्यूस करना हो तो डाइसाइक्लोमाइन का हम यूज कर देते हैं। नाउ यहाँ पे अगर इंडिविजुअल को हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दिए, नासिया वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, तो हमें आयो मेंटेन रखना है और फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना है। लेकिन जब हम एंटीकोलिनर्जिक्स का यूज करते हैं तो जीआई मोटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। एक इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो अगर इंडिविजुअल को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है
स्पेशली इन केस ऑफ एल्डरली होता है तो वहां पे हमें उनको क्या करना है, लैक्सेटिव्स देने हैं। और एज सच हर एक इंडिविजुअल को हमें जो है एडवाइस करना है कि हाई फाइबर डाइट ले, सो दैट कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन कैसे होती है, क्योंकि जीआई मोटिलिटी कम होती है। सो स्कोपोलामाइन ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर मोशन सिकनेस। नाउ कमिंग टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सो इन केस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो कोलिनर्जिकस है, कोलिनर्जिकस कंट्रैक्शन बढ़ा देंगे और एंटीकोलिनर्जिकस है वो कंट्रैक्शन को कम कर देंगे। अब अगर किसी इंडिविजुअल को कंट्रैक्शन बढ़ानी है, दैट मीन्स कि यूरिन का रिटेंशन है, यूरिनरी रिटेंशन में हम यूज करेंगे कोलिनर्जिकस, और अगर इनकॉन्टिनेंस है तो वहां पे हम एंटीकोलिनर्जिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस अगर किसी इंडिविजुअल को होगी वहां पे हम एंटीकोलिनर्जिक्स का यूज करते हैं। रिटेंशन किस में होता है, जैसे ब्लेडर एटोनी है, ब्लेडर एटोनी और न्यूरोजेनिक ब्लेडर है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रिटेंशन होता है यूरिन का, तो वहां पे हम यूज करेंगे दिस बिथेनाकॉल, बिथेनाकॉल वहां पे। सो इन केस ऑफ यूरिनरी रिटेंशन वी मेक यूज ऑफ बिथेनाकॉल। अब अगर इनकॉन्टिनेंस है तो इनकॉन्टिनेंस किस में हो सकती है, जैसे किसी को ओवर एक्टिव ब्लैडर है, इन केस ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर वी मेक यूज ऑफ दिस एंटीकोलिनर्जिक। और कौन सा एंटीकोलिनर्जिक हम यूज करते हैं, जैसे ऑक्सी ब्यूटाइनियन, ऑक्सीब्यूटाइनियन हम यूज करते हैं इन केस ऑफ द ओवर एक्टिव ब्लैडर। सो ये यूजुअली यूज करते हैं, अदरवाइज अदर ड्रग भी हम यूज करते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन ड्रग है। सो अगर आपसे पूछेंगे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनता है फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर, तो ऑक्सीब्यूटाइनियन, एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्लैडर एटोनी तो बिथेनाकोल। देन अब यहाँ पे क्या नर्सिंग इम्प्लीकेशन एग्जिस्ट हो सकती है कि हमें पेशेंट का इनटेक आउटपुट जो है वो मॉनिटर करना है। अगर इंडिविजुअल कोलिनर्जिक्स पे है वहां पे भी करना है, और अगर इन केस ऑफ दिस एंटीकोलिनर्जिक्स पे है तो वहां पे भी हमें इनटेक आउटपुट एक इंडिविजुअल का जो है वो हमें मॉनिटर कर देना है। बट लेकिन ये जो ऑक्सीब्यूटाइनिन है ये डिमेंशिया करवाता है, डिमेंशिया करवाता है, तो हम ये एज सच एल्डरली पीपल में हम यूज नहीं करते हैं। देन कम्स द मसल्स, ठीक है। मसल पे कोलिनर्जिक क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को कोलिनर्जिकस इंक्रीज कर देते हैं, और एंटीकोलिनर्जिकस कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। अब अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन कम करनी है तो हम यूज करेंगे एंटीकोलिनर्जिकस को एज मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है। जैसे हमने एट्राक्यूरियम वगैरह का यूज किया इन केस ऑफ एनेस्थीसिया। और कंट्रैक्शन हमें बढ़ानी है तो कोलिनर्जिक ड्रग्स हम यूज करते हैं। कहाँ पे कंट्रैक्शन रिड्यूस होती है, माइस्थीनिया ग्रेविस में, माइस्थीनिया ग्रेविस में कंट्रैक्शन जो है मसल की वो कम हो जाती है, उस वजह से क्या होता है, मसल वीकनेस आ जाती है। कौन सा ड्रग यूज करते हैं, एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम हम किस लिए यूज करते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस माइस्थीनिया ग्रेविस। अगर हमें डायग्नोस करना हो माइस्थीनिया ग्रेविस को तो वहां पे हम एड्रोफोनियम का यूज करते हैं, और उस टेस्ट को हम टॉन्सिलॉन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। देन अगर हमें ट्रीटमेंट करना हो तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस बनता है पायरिडोसिटिगमिन, पायरिडोसिटिगमिन बनता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। अब इस पे कंट्रोवर्सी है, कुछ बुक्स लिखते हैं कि जो न्यू स्टिग्मिन है वो एक्ट करता है एज ड्रग ऑफ चॉइस, बट कुछ बुक्स लिखते हैं कि पायरिडोस्टिग्मिन यूज करते हैं। नाउ डिफरेंस क्या है, देखिए जो पायरिडोस्टिग्मिन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, तो जाहिर है जो न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं पायरिडोस्टिग्मिन से वो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन न्यूस्टिग्मिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। सो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे चांसेस होते हैं ऑफ लेस
सीएनएस साइड इफेक्ट्स। लेकिन जो अब नियोस्टिगमिन है वो हम अदर कंडीशंस में भी यूज कर देते हैं। दैट इज द रीजन कि पायरिडोस्टिगमिन को हम एज सच लेते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर treatment of myasthenia gravis. So drug of choice for diagnosis is adroponium and drug of choice for treatment is pyridoxyticmine. अब अगर हम बात करेंगे नियोस्टिगमिन की, तो नियोस्टिगमिन जो है वो हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट एज वेल एज डायग्नोसिस ऑफ दिस माइस्थीनिया ग्रेविस। दोनों कंडीशन में हम नियोस्टिगमिन को यूज करते हैं, या अगर हमें पेशेंट को मेंटेनेंस पे रखना है तो वहां पे हम नियोस्टिगमिन का यूज करते हैं। नाउ नियोस्टिगमिन का और क्या यूज है, अगर किसी इंडिविजुअल को कोबरा बाइट हुआ है, कोबरा बाइट में क्या होता है, उसमें भी मसल वीकनेस आती है, ठीक है, मसल वीकनेस आ जाती है, तो वहां पे हम नियोस्टिगमिन का यूज करते हैं। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोबरा बाइट इज नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन बनता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोबरा बाइट। देन अगर किसी इंडिविजुअल को इससे ज़्यादा एक्चुअल यूज़ कहाँ होता है नियोस्टिगमिन का, अगर हमें रिवर्सल करना है मसल रिलैक्सेंट्स का, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कोलिनर्जिक है, तो जाहिर सी बात है एंटीकोलिनर्जिक मसल रिलैक्सेशन करेंगे और नियोस्टिगमिन क्या करेगा, उसको रिवर्स करेगा। सो जब हमने पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट दिया एनेस्थीसिया के टाइम पे, अब हमें उसका रिवर्सल करना है, तो रिवर्सल के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है दैट इज द नियोस्टिगमिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो थे कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का, और नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक। और यहाँ पे अगर कोई पेशेंट होगा ऑफ दिस माइस्थीनिया ग्रेविस, तो उसको हमें एडवाइस क्या करना है कि रेस्ट लो, एडुकेट एडुकेट रेस्ट लेना है इन बिटवीन द वर्क, ठीक है, क्योंकि जब ये इंडिविजुअल वर्क करता है तो मसल वीकनेस डेवलप हो जाती है, जब रेस्ट करता है तो मसल जो है अपनी स्ट्रेंथ वापस गेन कर देती है। नाउ कमिंग द टॉक्सिसिटी, अगर टॉक्सिसिटी हो गई इन ड्रग्स की या पॉइजनिंग, तो क्या हो सकता है एक इंडिविजुअल को, और ट्रीट कैसे कर सकते हैं, कोलिनर्जिक्स की टॉक्सिसिटी होगी या फिर एंटीकोलिनर्जिक्स की टॉक्सिसिटी होगी, तो वहां पे हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं और कौन कौन से मैनिफेस्टेशन आ सकते हैं। देखिए, अगर कोलिनर्जिक्स की पॉइजनिंग हो सकती है, कोलिनर्जिक्स में हमने देखा कि आई में ये क्या कर देते हैं, मायोसिस कर देते हैं, ठीक है, माउथ में ये क्या कर देते हैं, सेलिब्रेशन कर देते हैं, आई में ये जो टीयर सिक्रीशन है उसको बढ़ा देते हैं, तो लैक्रिमेशन कर देते हैं, ठीक। अगर लंग्स में हम बोलेंगे तो वहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देती है, और जो ब्रोंकियल सेक्रीशन है उनको ये इंक्रीज कर देते हैं। हार्ट में अगर हम बात करेंगे, हार्ट रेट को कम कर देते हैं, एवी नोड की कंडक्शन को ये कम कर देते हैं, ठीक है, एवी कंडक्शन को, प्लस इनसे नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है और डहेरिया होता है। सो अगर इन ये जो मैनिफेस्टेशन है इनमें से कोई एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कोई बंदा जो है वो किसी खेत में काम कर रहा है, ठीक है, कोई फार्मर है वो खेत में काम कर रहा है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो फार्मर था वो फील्ड में पड़ा था, और ऐसे इंडिविजुअल को क्या थी, जब आपने उसको देखा उसको सेलिब्रेशन हो रही थी, लैक्रिमेशन हो रही थी, हार्ट रेट कम थी, ठीक है, ठीक है, नॉजिया वोमिटिंग भी उसको लग रही थी, तो कौन सी पॉइजनिंग होगी, कौन सी पॉइजनिंग होगी, कोलिनर्जिक पॉइजनिंग होगी, ठीक। तो कोलिनर्जिक पॉइजनिंग एज सच किन से होती है, जैसे हमने कहा कि जो इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक होते हैं उनमें आते हैं इंसेक्टिसाइड्स और these pesticides that are, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनो फॉस्फेट्स, क्या होते हैं, ऑर्गेनो फॉस्फेट्स और कार्बामेट्स, कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स से ही हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। सो फार्मर है ये, देयर इज पॉसिबिलिटी कि इसने यूज किया होगा कोई इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, सो उससे क्या हुआ होगा, इसको कोलिनर्जिक पॉइजनिंग हुई होगी। और साइन एंड सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। नाउ ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस, अब ये कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन से हुआ, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ने कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन बढ़ाई है, तो एंटी कोलिनर्जिक हम यहाँ पे देंगे, तो कौन सा एंटी कोलिनर्जिक देंगे, एट्रोपिन बनता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर
दिस ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग जो है दैट इज द एट्रोपिन। ठीक है, प्रीवियस टाइम में हम पैम भी यूज करते थे, दैट इज द प्रेलोडॉक्सिन। प्रेलोडॉक्सिन, ठीक है। प्रेलोडॉक्सिन क्या करता है, ये ACHE इनहिबिटर था, ACHE रीएक्टिवेटर। ठीक है, ACHE रीएक्टिवेटर। अब अगर ACHE एसिटाइल कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेट होता है तो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करेगा। अब अगर एसिटाइल कोलिन ब्रेक होगा तो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन कम हो जाएगी। बट प्रेजेंट टाइम में जो है मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल सेटिंग्स में हम ये यूज ही नहीं करते, सो दैट इज द रीजन कि एट्रोपिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है। अब अगर वहां पे ऑप्शंस में एट्रोपिन नहीं दिया है देन वी कैन गो फॉर प्रेलोडॉक्सिन। ठीक, नाउ ये तो हुआ अगर कोलिनर्जिक पॉइजनिंग होगी। अब अगर एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी हो, एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी, कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट से या कार्बामेट से, वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में होती है। एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी किससे होती है, बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स, दैट इज द ABD। ठीक है, ABD विलर्स से होती है एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी। नाउ व्हाट इज ए इज एट्रोपिन। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि ये एंटीकोलिनर्जिक है तो एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। बी इज बेलेडोना, ठीक है, एंड डी इज दतोरा। देखिए, जो ABD है, एट्रोपिन, बेलेडोना और दतोरा, इनसे क्या हो सकता है, एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी अगर होगी तो साइड इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं, इसके क्लिनिकल पिक्चर क्या हो सकती है ऐसे पेशेंट की, इसका रिवर्स होगा। ठीक है, जैसे वहां पे इंडिविजुअल को मायोसिस थी, यहाँ पे माइड्रेसिस होगी। वहां पे इंडिविजुअल को जो है सेलिवेशन ज़्यादा होती थी, यहाँ पे ड्राई माउथ होगा। ठीक, वहाँ पे इंडिविजुअल को जो है, वहाँ पे इंडिविजुअल को लैक्रिमेशन ज़्यादा होती थी तो यहाँ पे ड्राई आइज होंगे एक इंडिविजुअल की। ठीक है, वहाँ पे इंडिविजुअल को डायरिया, नॉजिया, वोमिटिंग हो रही थी, यहाँ पे होगी कॉन्स्टिपेशन एक इंडिविजुअल को। ठीक है, देन वहाँ पे इंडिविजुअल को क्या होता था, ब्रेडिकार्डिया होता था, हार्ट रेट कम होती थी, यहाँ पे होगा टैकिकार्डिया। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि कोई इंडिविजुअल था, वो किसी फॉरेस्ट वगैरह में था, ठीक है, तो वहाँ से आके ऐसे इंडिविजुअल को ये वाले सिम्टम्स जो है वो डेवलप हो गए हैं, तो क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है, एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो यूजुअली देते हैं बेलेडोना का केस, तो बेलेडोना से इसको टॉक्सिसिटी हुई है। नाउ दिस इज एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी, एट्रोपिन, बेलेडोना और दतोरा से होती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनेगा इसका, सिंपली एक कोलिनर्जिक ड्रग बनेगा। कौन सा कोलिनर्जिक ड्रग बनेगा, दैट इज द फाइसोस्टिग्मीन। फाइसोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन का यहाँ पे एक और यूज है, ये हम एज एंटीडोट भी यूज करते हैं फॉर TCA पॉइजनिंग। TCA पॉइजनिंग अगर किसी इंडिविजुअल को होगी वहां पे भी हम ये एज एंटीडोट यूज करते हैं, और अगर किसी इंडिविजुअल को एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग होगी तो वहां पे भी ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फाइसोस्टिग्मीन। अब फाइनल थिंग इज द मशरूम पॉइजनिंग। देखिए, मशरूम पॉइजनिंग की बात जब भी हम करते हैं तो हम वहां पे लेते हैं कि मशरूम पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन है। लेकिन जब भी किसी इंडिविजुअल को मशरूम पॉइजनिंग होती है ना, मशरूम पॉइजनिंग, मशरूम जो होता है वो दो तरह के होते हैं, या तो ये कोलिनर्जिक हो सकते हैं, दैट मीन्स कि कोलिनर्जिक पॉइजनिंग कर सकते हैं, या तो ये एंटी कोलिनर्जिक पॉइजनिंग कर सकते हैं, दोनों कर देते हैं, डिपेंड इसके टाइप कौन सा होगा। ठीक है, जैसे स्लिटोसाइब होता है एक तरह का मशरूम, या इनोसाइब होता है, इनोसाइब, ये क्या कर देते हैं, कोलिनर्जिक पॉइजनिंग करते हैं। इनमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनेगा, एट्रोपिन। ठीक, ड्रग ऑफ चॉइस बनेगा इनमें एट्रोपिन। लेकिन जो एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग करते हैं, जैसे एमिनिटा मस्केरिया, एमिनिटा मस्केरिया होता है, ये क्या करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग करते हैं। और यहाँ पे क्या बनेगा ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज द फाइसोस्टिग्मीन। बट यूजुअली क्या होता है,
कॉमनली जो है मशरूम पॉइजनिंग होती है बिकॉज ऑफ दिस इनोसाइब है सिलिटोसाइब, तो वहाँ पे इन केस ऑफ मशरूम पॉइजनिंग भी हम ड्रग ऑफ चॉइस लेते हैं एट्रोपिन। अदरवाइज दोनों प्रकार के जो है ये एंटी कोलिनर्जिक या कोलिनर्जिक पॉइजनिंग कर सकते हैं मशरूम। सो ये यहाँ पे थी कुछ अवेयरनेस रिगार्डिंग द ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उन ड्रग्स की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं।